आज हम पढ़ेंगे रचना या बनावट के आधार पर शब्दों का वर्गीकरण। हमने कुल तीन प्रकार से शब्दों का वर्गीकरण किया है। पहला है हमारा ऋण, जिसको हम मूल शब्द भी बोल सकते हैं, ऋण शब्द भी बोल सकते हैं और अयौगिक शब्द भी बोल सकते हैं। दूसरा है हमारा यौगिक शब्द, तीसरा है हमारा योग ऋण। एक एक करके हम तीनों को पढ़ेंगे। पहला है हमारा ऋण या मूल शब्द या अयौगिक शब्द। वह शब्द जिनका कोई भी खंड सार्थक नहीं होता, मतलब ऐसे शब्द जिनको कि हम अगर अलग अलग करें तो उस खंड का, जब हम उसका खंड करें, उसके पार्ट्स करें, तो उनका कोई सार्थक, कोई मीनिंगफुल मीनिंग नहीं होता, मतलब उनका वो मीनिंगलेस होते हैं। एग्जाम्पल देखते हैं, उदाहरण नाक। अब नाक को अगर मैं अलग अलग करूँ, ना प्लस क, तो इसका ना और क का सेपरेटली कोई मीनिंग नहीं है। ऐसे ही जल, ज और ल कोई सेपरेट मीनिंग नहीं है। आग, लाल, दीमक, कलम, चींटी, धन, रात, जग, सरल, किताब आदि। इन सभी में हम देख सकते हैं कि इसमें जो है किसी भी खंड का कोई सार्थक मतलब नहीं है। ठीक है, जैसे नाक में ना और क खंडों का कोई अर्थ नहीं है। जल में ज और ल खंडों का कोई अर्थ नहीं है। तो इस तरह के शब्द जो होते हैं वो ऋण शब्द या मूल शब्द या अयौगिक शब्द कहलाते हैं। दूसरा है हमारा यौगिक शब्द। वह शब्द जो दो या दो से ज़्यादा सार्थक शब्दों या शब्द खंडों के योग से निर्मित होते हैं, उन शब्दों को, मतलब उन शब्दों का इंडिविजुअल अर्थ भी होता है। जैसे कि ये कह रहे हैं कि ऐसा शब्द जो कि जब हम जिनको हम अलग कर सकते हैं, उनके हम खंड कर सकते हैं, और उन खंड का जो है कुछ मीनिंग भी होता है, कुछ अर्थ भी होता है। जैसे हम देख रहे हैं पाठशाला, तो पाठ प्लस शाला। पाठ क्या है? एक तरह से स्कूल है। शाला क्या है? वहाँ जाने का जगह है, तो पढ़ने की जगह। पाठ मतलब पढ़ना और शाला मतलब वो जगह, तो पढ़ने की जगह को हम क्या बोलते हैं? पाठशाला। ऐसे राजपुत्र, राजा का पुत्र, राजा प्लस पुत्र। विज्ञान, वी प्लस ज्ञान, वी जो है यहाँ पे उपसर्ग है, उसको भी हम मान के चलते हैं। रेलगाड़ी, रेल प्लस गाड़ी। तो ये जो यौगिक शब्द होते हैं, जब हम उसका खंड करते हैं तो उनके जो खंड होते हैं उनका इंडिविजुअल मीनिंग होता है, अर्थ होता है। अब नोट क्या है? यौगिक शब्दों की रचना मुख्यतः उपसर्ग, प्रत्यय एवं समास से होती है। जैसे अभी हमने विज्ञान में देखा, यहाँ पे क्या है? उपसर्ग है। तो इन शब्दों की रचना जो है वो मेनली जो होती है उपसर्ग, प्रत्यय और समास से होती है। लास्ट है हमारा योग ऋण। योग ऋण क्या होते हैं? ऐसे शब्द जो यौगिक तो होते हैं परंतु उनका एक विशेष अर्थ ऋण होता है, उसे योग ऋण कहलाते हैं। मतलब कि वो यौगिक तो होंगे पर उनका एक विशेष अर्थ भी होता है, उसे हम योग ऋण कहते हैं। जैसे हम देखते हैं, एग्जाम्पल देखते हैं, लंबोदर, लंबे उदर वाला, मतलब लंबे पेट वाला। पर अगर हम लंबोदर के खंड करें तो लंबा प्लस उदर, तो लंबा मतलब बड़ा, लंबा, ठीक है, उदर मतलब पेट, तो पर उसका मीनिंग ओवरऑल अलग निकल के आ रहा है। गणेश जी को बोलते हैं। तो इस प्रकार के जो शब्द होते हैं जिनसे उन शब्दों का एक विशेष अर्थ निकल के आता है, उसको हम बोलते हैं योग ऋण। यह शब्द सामान्य अर्थ को प्रकट न कर किसी विशेष अर्थ को प्रकट करते हैं। जैसे लंबोदर, लंबे उदर वाला गणेश जी। इस प्रकार लंबे उदर वाले जितने भी जीव हुए हैं वह लंबोदर हुए, लेकिन लंबोदर शब्द केवल गणेश जी के लिए प्रयोग होता है। ऐसे ही जलज, जल प्लस जल, इसका मतलब होता है जल में जन्मा, मतलब कि कमल। जल में जन्मी और किसी चीज़ को हम जलज नहीं कहते। जलज केवल कमल के लिए ही प्रयोग होता है, समझ रहे हैं? जल में जन्मा कोई भी हो सकता है, लेकिन स्पेसिफिक हम जो है कमल के लिए उसे यूज़ करते हैं। तो इस प्रकार के शब्द जो होते हैं वो योग ऋण कहलाते हैं। मतलब यौगिक तो होंगे ही पर उनका एक विशेष अर्थ होता है, विशेष अर्थ, विशेष ऋण होता है, उसे हम बोलते हैं योग ऋण। अब नोट क्या है? बहुब्रीहि समास के सभी उदाहरण मुख्यतः शब्द योग ऋण ही होते हैं। जैसे बहुब्रीहि समास जब हमने पढ़ा था, हमने उसमें देखा था, वहाँ पे इसी तरह के शब्द थे। दशानन, दश आनन वाला, मतलब कि रावण। तो बहुब्रीहि समास के सभी उदाहरण जो हैं वो योग ऋण ही होते हैं। तो ये हमने देखा रचना या बनावट के आधार पर शब्दों का वर्गीकरण। ऋण शब्द मतलब कि उसे हम अयौगिक शब्द बोलते हैं, ऋण शब्द बोलते हैं या मूल शब्द बोलते हैं। इसका क्या होता है? इसके खंड का कोई भी सार्थक अर्थ नहीं होता है।
यौगिक शब्दों के खंडों का सार्थक अर्थ होता है और योग ऋण के शब्दों के खंडों का सार्थक अर्थ होता है और उनका एक विशेष अर्थ निकल के आता है। तो ये हमने पढ़े 3 प्रकार के शब्दों के वर्गीकरण रचना के आधार पर।